जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फुल पेपर प्रेपरेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मैं स्टार्ट करूँगा आपके साथ शेयरिंग लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि पहले डाटाबेस का लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज़। नंबर नेक्स्ट पे जो सेकंड पार्ट होगा, इसमें हम डेटाबेस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे विद इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट जो प्लान है हमारा, उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डेटाबेस का। चैप्टर 1 आपको डेफिनेटली आता होगा, और चैप्टर 6 के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करवा दूंगा विद इन हाफ एन आवर। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते होंगे, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। जबकि चैप्टर 11 और चैप्टर 12 जो है उनके प्रोग्राम में आपको गाइड करूँगा। विद इन हाफ एन आवर वो तैयार करेंगे। हमारे टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फाइनली रह गए शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपने कुछ प्रिपेयर कर लिए होंगे। और जो अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी लिस्ट मैंने एक बनाई है, वो आपको समझा दूंगा। तो आप अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह कुल पेपर में खुद से अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई कसर रह जाती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, या कोई क्वेश्चन आपको रेडी नहीं हो रहे चैप्टर नंबर 11 के, 12 के, 13 के, चैप्टर नंबर 14 के भी 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एमसीक्यू आ रहा है इस दफ़ा, पहले नहीं आता था। उसके 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। जी पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ सी लैंग्वेज। और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ मिसिंग होंगे, लाइक कोई कॉन्सेप्चुअल हैं तो वो आपने पेंसिल कॉपी रख लेनी है साथ में, और वो चीज़ें नोट करनी है जो मैंने साथ साथ आपको लिखवा देनी है, ठीक है। उसको नोट कर लें, वही इंशाल्लाह कल आपके पेपर में सारे और सारे के सारे अभी जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसी में से सारे कल आएंगे। कोई डिफरेंट आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिलेगा। जी चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो सबसे पहला लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स रिटन बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड। जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड उसको बोलते हैं। दिस इज़ द आंसर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जी जो भी प्रोग्रामर लिखेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होगा, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड उसको बोलेंगे। उसके बाद द स्टेटमेंट्स दैट स्टार्ट विद अ हैश सिंबल, ऐसी लाइन जो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये एमसी को रिवर्स करके भी आ सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद अ सिंबल, सिंबल नीचे दिया होगा, हैश को आपने टिक करना है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग। एरर्स को बग कहते हैं प्रोग्राम में, ये भी आ सकता है। और एग्जीक्यूट प्रोसेस, उसको फाइंड आउट करना एरर्स को, उनको निकालना डीबगिंग प्रोसेस है। द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड एट वन टाइम, देर आर 3 ट्रांसलेटर बेसिकली। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, नोट डाउन करते हैं साथ साथ। 3 ट्रांसलेटर होते हैं। एक है असम्बलर, असम्बली लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के अंदर। उसके बाद हाई लेवल में 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, तो 3 आपने टिक करना है, ठीक है, ये भी नोट कर लें। उसके बाद कंपाइलर जो है वो कंप्लीट होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वन लाइन की बात की जा रही है, दैट्स वाई आपने किसको टिक करना है, इंटरप्रेटर को, ठीक है। ये 2-3 एमसीक्यूज इसमें कवर हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेटर 3 हैं, असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। हाई लेवल में कौन काम करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। डिफरेंस क्या है दोनों का, कंपाइलर होल प्रोग्राम को करेगा और इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन करेगा। ये चीज़ें साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, इनमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप नोट डाउन कर लें। लोअर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आपकी असम्बली लैंग्वेज है, जो कि लो लेवल कैटेगरी में आती है, बाकी सारी हाई लेवल हैं। और एक मेथड है एमसीक्यूज़ का कि आपने एक्सक्लूड मेथड को इस्तेमाल करना है। अगर कोई एमसीक्यूज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आपने उसको देखना है कि कौन सा नहीं पहुँच सकता। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज C++ है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लोएस्ट लेवल, फिर लो लेवल कौन सी होगी, असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे आप असेंबली को टिक करेंगे। राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना मुश्किल भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। मीन्स कि आप बहुत ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द मशीन लैंग्वेज कोड, किस पे मशीन कोड नहीं होता। लाइक ऑब्जेक्ट कोड में मशीन कोड होता है। उसके बाद सोर्स मॉड्यूल जो है, सोर्स कोड जो है, उसमें मशीन लैंग्वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स कि आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय, सिंटैक्स एरर कौन पकड़ता है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स बोलते हैं, ये भी लिख लें। और जो सिंटैक्स एरर पकड़ेगा दैट इज कॉल्ड कंपाइलर।
कंपाइलर तब तक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाएगा जब तक आप एरर नहीं निकाल देते। और एक एमसीक्यू और आ सकता है यहाँ पे कि कंपाइलर की इनपुट क्या होती है, सोर्स कोड, और कंपाइलर की आउटपुट क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है कंपाइलर, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर कोई भी फाइल जनरेट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। कंपाइलर फाइल बनाता है लेकिन इंटरप्रेटर फाइल नहीं बनाता। एंड नेक्स्ट में टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन द इंस्ट्रक्शंस वायलेट्स अ रूल्स, रूल को फॉलो ना करें, जो एरर आएगा दैट विल बी सिंटैक्स एरर, बिकॉज रूल को सिंटैक्स बोलते हैं। सी स्टेटमेंट्स एंड विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सेमीकोलन पे ख़त्म होता है, इसका सिंबल भी आ सकता है, कॉमा लगाना है और ऊपर आपने डॉट लगा देना है। मेन इज़ आ फंक्शन है जो आप सी लैंग्वेज जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ये भी आ सकता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। उसके बाद है जी सी प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सी के छोटे छोटे पार्ट्स आप बना सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, उसको फंक्शन बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 का भी है। बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये भी एमसीक्यूज आपको आना चाहिए। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड यूज़र बनाता है, जबकि बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज के अंदर या हेडर फाइल्स में पड़े होते हैं। जी वाइड टेक्स हाउ मैनी बाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वाइड जो है वो कोई भी बाइट नहीं लेता, बिकॉज वाइड एक कीवर्ड है, जबकि डाटा टाइप्स जो होती हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, वो बाइट एलोकेट करती हैं। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 और 4 बाइट लेता है, डिपेंड्स अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फ्लोट 4 बाइट लेता है, ठीक है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट यूजेस द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क इज कॉल्ड स्टेटमेंट, एक जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्राम होता है। नेम ऑफ द हेडर फाइल किस में लिखा जाता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर डबल कोट्स आता है इन्वर्टेड कोमा वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ता है उसका। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने का जो अमल है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलिंग, और ये कंपाइलर करता है। उसके बाद फाइल को सेव करना हो अगर आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को, तो F2 की आपको प्रेस करनी पड़ती है, शॉर्टकट की है ये टर्बो कंपाइलर के लिए, ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में टर्बो का कंपाइलर है। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज एक जो मिस हो गया हमारा, जो आ सकता है लेकिन इसमें नहीं है, वो हम कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए Alt F9 प्रेस करना पड़ता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, टर्बो के अंदर। डॉट एक्जी फाइल कब बनती है, जब आपकी लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइन होती है तो एक्जी फाइल जनरेट होती है। और ये कौन बनाता है, लिंकर, लिंकिंग करता है ऑब्जेक्ट फाइल को और उसके बाद आपकी लाइब्रेरीज को जो हेडर फाइल्स आपने ऐड की होती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन जो लॉन्ग आ सकता है चैप्टर 8 में से, वो है स्टेप्स ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम। स्टेप्स ऑफ राइटिंग मतलब क्रिएटिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, और उसके बाद सेविंग भी इसके अंदर आएगा, और फाइनली एग्जीक्यूटिंग। ये 5-6 हेडिंग्स हैं, 8 चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि 8 चैप्टर में से इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टेप्स फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम। ओके, हेडर फाइल्स इन द सी कंटेन्स लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर, जैसे STDI और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में स्कैनफ और प्रिंटफ पड़ा होता है। गेट सी एच और जो आपका गेट सी एच ई है वो कौन आयो का पार्ट होता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है, लेकिन वो जो बात सामने आ रही है वो मैं साथ साथ आपको बताई जा रहा हूँ। विच द फॉलोइंग इज अ कंपाइलर डायरेक्टिव, कंपाइलर डायरेक्टिव प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को बोलते हैं, और हमने math.h हेडर फाइल एक शामिल की है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो थोड़े से एमसीक्यूज लाइक टेस्ट टाइप एक बना हुआ है। सी इज़ आ हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको टेक करना है आपने। उसके बाद डीबगिंग किसे बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द एरर, इसको हम टेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सी वाज डिज़ाइन, किसने बनाई थी सी लैंग्वेज, किस मकसद की बनी सी, आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था, इसको इसके ऊपर कोड लिखा गया था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर, किसके लिए होती हैं, सी प्री प्रोसेसर के लिए, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो ट्रांसलेट करता है, जो काम करता है कंपाइलर का पार्ट, वो सी प्री प्रोसेसर है। उसके बाद है जी बाकी सारा प्रोग्राम कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, लेकिन ऊपर वाले 2 लाइन सी प्री प्रोसेसर को दे देता है। सेव करने की फ़ाइल ये आपने ऊपर पढ़ा है, ये आपको आना चाहिए। जी बोलें क्या होगा, F2, गुड। वाइड हाउ मैनी बाइट्स, कितने बाइट्स लेगा वाइड, 0 बाइट, मतलब कोई भी बाइट एलोकेट नहीं करता, बिकॉज ये कीवर्ड है, डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वाइड वाला। डॉट एक्जी फाइल कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी आपने ऊपर किया है, लिंकर डेफिनेटली। उसके बाद फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता। जी एक और एमसीक्यूज याद आ गया मुझे, पेपर में आया था लास्ट टाइम के सी और C++ के प्रोग्राम को आपकी टेक्स्ट बुक में है
कि सी का जो कंपाइलर है वो सी के प्रोग्राम को भी ट्रांसलेट कर देता है और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी ट्रांसलेट कर देता है। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग की सॉरी, यहाँ पे रिक्वायर नो ट्रांसलेटर, मशीन लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर जाता है। आगे जी, कंपाइल द प्रोग्राम, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ऊपर मैंने बताया कौन सी की होती है, ऑल्ट प्लस F9। उसके बाद यूज़र की स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन देखनी है तो ऑल्ट F5 आपको प्रेस करना पड़ता है, ये यूज़र स्क्रीन के लिए, इसको नोट कर लें। उसके बाद कंट्रोल F9 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करने के लिए, ये कमांड भी आपको आनी चाहिए, एग्जीक्यूशन और रनिंग, ये कंपाइल करने के लिए और ये आपकी यूज़र स्क्रीन देखने के लिए, आउटपुट स्क्रीन जो होती है, जो प्रोग्राम का आउटपुट होता है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर कौन सा एरर नहीं पकड़ता, लॉजिकल एरर नहीं पकड़ता, बिकॉज वो आउटपुट गलत आ जाती है लेकिन एरर नहीं आता, बिकॉज आपने कोई फार्मूला गलत लिखा होता है, इनपुट गलत हो सकती है, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है कॉजेज ऑफ लॉजिकल एरर्स, कि इनपुट गलत हो सकती है, आपके प्रोग्राम का सीक्वेंस गलत हो सकता है स्टेटमेंट्स का, आपने पहले लिखा आउटपुट प्रिंट एफ और उसके बाद आपने लिख दिया क्लियर स्क्रीन, तो उसने आउटपुट दिखाया, साथ ही स्क्रीन को क्लियर कर दिया, आउटपुट आपको नज़र नहीं आई, आपने प्लस करना था माइनस कर दिया, आंसर गलत आएगा। ये सारी वजूहत हैं आपके प्रोग्राम में एरर्स के। ये थे कुछ चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। लेट मी शेयर द स्क्रीन्स, क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? या श्योर जी। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे लेट मी मूव द स्क्रीन ऑनवर्ड, ऑल राइट जी। चैप्टर नंबर 9 में हमें कह रहा है कि हाइलाइटर मैं पकड़ लूँ ज़रा आपको टेक करने के लिए, हियर यू गो। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बग, कौन सा एरर नहीं है, चैप्टर 8 से रिलेटेड है, रन टाइम एरर भी होता है, ऑपरेटर एरर नहीं होता, ठीक है, सिंटैक्स एरर भी होता है, लॉजिकल एरर भी होता है। सी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, सी स्टेटमेंट सेमीकोलन पे खत्म होती हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं इसको, ये आपने याद रखना है। टर्म द कॉमनली यूज्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एरर, उसको बग बोलते हैं। उसके बाद मेमोरी लोकेशन विद सम डाटा टाइप दैट कैन बी चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन, कहाँ पे आते हैं, रैम के अंदर वेरिएबल क्रिएट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर, करेक्टर कीप इन माइंड का सिंगल कोड में आता है और दैट विल बी सी ऑप्शन, और सिंगल करेक्टर होना चाहिए। उसके बाद सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, का मतलब क्या है कि ऑल वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम, वेरिएबल डिक्लेयर, एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, दिस वन। उसके बाद एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कोई ऑपरेटर भी होते हैं, लाइक कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आएगा। और एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, राइट, उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके बाद विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इस तरह का भी एक MCQ आता है कि एक स्टेटमेंट लिखी होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन की या इनिशियलाइजेशन की, उसको आपको आना चाहिए। तो फ्लोट नंबर 1 लिखा हुआ है, सेमीकोलन नंबर 2 लिखा हुआ है, सेमीकोलन नहीं आ सकता, दरमियान में कॉमा आना चाहिए, पहला गलत है। उसके बाद इंट डे कॉमा नाइट, दैट इज़ करेक्ट, मीन्स के वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इंटीजर कंटिन्यू इज इक्वल टू 5 कॉमा पॉइंट, कॉमा नहीं आ सकता वेरिएबल के अंदर या उसकी कांस्टेंट में। स्ट्रिंग किसी टाइप का नाम नहीं है। आगे यहाँ पे फ्लोट दिया हुआ है, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, और डाटा टाइप भी बतानी होती है और वेरिएबल का नाम भी बताना होता है, इट मीन्स के बोथ ऑप्शन आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट लीगल, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्टर टाइप दिस वन इज़ लीगल, करेक्टर टाइप दिस वन इज़ लीगल, जबकि ये इलीगल है, डबल कोट्स में है और वो एक करेक्टर नहीं है। और ये भी करेक्टर बिकॉज 65 आस्की कोड है कैपिटल A का, तो वो CH में कैपिटल A स्टोर कर देगा, दैट इज़ करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसका मतलब होता है कि A को आपने दोनों साइड पे यूज़ करना है। एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A प्लस B, ऑलराइट। नेक्स्ट, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स नेम कैन नॉट कंटेन, वेरिएबल और नेम किसी भी चीज़ के नाम में पीरियड साइन या डॉट ऑपरेटर नहीं आ सकता, स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंडरस्कोर आ सकता है, नंबर आ सकता है, लेटर आ सकता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशंस कॉन्सिस्ट ऑफ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब उसमें क्या होता है, मैंटिसा और एक्सपोनेंट पावर ही आती है, ए और बी ऑप्शन आएगा, जिसको हम ई रेस पार लिखते हैं, 10 रेस पार 5 जैसे आप करते हो, इसमें एक्सपोनेंट भी होता है और मैंटिसा भी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय द लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर जब 4 बाइट मेमोरी लेता है, दिस इज
उसके बाद ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये भी एक दफ़ा एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है। अगर आप ए की वैल्यू लाइक 5 पहले सी में स्टोर होगा, फिर सी की वैल्यू बी में जाएगी, बी की वैल्यू ए में जाएगी, ए की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर करने और इक्वल साइन बार बार लगाएं असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कीप इन माइंड दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट है जी थोड़े से और एमसीक्यूज जो कि उसकी डेप्थ में है। चैप्टर नंबर 9, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, एक वेरिएबल की एक ही टाइप हो सकती है, टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड, जबकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू क्या है, दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसे कांस्टेंट बोलते हैं। सी लैंग्वेज हैव डैश टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में आप देख सकते हैं। डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ ऑपरेशंस, दिस इज कॉल्ड डाटा टाइप, जो बताता है कि किस तरह के वैल्यू है और कैसे ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज आर कॉल्ड, उसे हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप बोलते हैं, जो बनी बनाई है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है। और विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सी लैंग्वेज, कौन सी स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, रियल टाइप नहीं है, बाकी सी एच आर चार भी है, फ्लोट भी है, हिंट भी है। विच वन इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, टू से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल नेम, रूल बताते हैं। आगे हैश सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वॉइड कीवर्ड है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द वेरिएबल नेम, इट मीन्स कि ऑप्शन सी आएगा। बैकस्लैश ए, सॉरी ये बैकस्लैश मिस्टेकनली लगा हुआ है। अ वेरिएबल नेम कैन हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ 31 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर आपका कंपाइलर पढ़ेगा, बाकी जो है वो उसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद 32 कीवर्ड्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, ये नोट कर लें। देर आर डैश टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 को आपने 2 पे डिवाइड करना है और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 1। सपोज कर लें, हम लोग एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहते हैं कि 7 रिमाइंडर 4, तो 7 को 4 पर डिवाइड किया जाएगा और जो आंसर बनेगा दैट विल बी 3, मतलब बाकी जो बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप छोटी वैल्यू लाइक हमारे पास 0 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर जो आएगा दैट इज़ 0। अगर रिमाइंडर ऑपरेटर को कोई छोटी वैल्यू दें तो वो एज इट इज़ रिटर्न कर देता है। जैसे सपोज 3 रिमाइंडर 5 आप करते हो तो 3 छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो आपको 3 वापस कर देगा, मतलब आंसर विल बी 3। दिस इज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर। और रिमाइंडर ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पे काम करता है, ये भी लिख लें, डेसिमल पॉइंट पे डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करता, आपकी होल नंबर्स पे काम करता है। कमेंट्स की टाइप कितनी है जी, तो 2 टाइप्स है कमेंट्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट होता है, जबकि स्लैश स्टैटिक से मल्टी लाइन कमेंट होता है। यहाँ पे कमेंट्स आर रिटन इन प्रोग्राम्स बिटवीन, मतलब स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश एट द एंड ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट्स। डबल स्लैश होगा तो वो आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ रियल टाइप डाटा। रियल टाइप डाटा फ्लोट होता है। लेट मी चूज अ पेन। फ्लोट रियल टाइप डाटा है। इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल इक्वल होगा तो वो चैप्टर नंबर 11 में हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। द वर्ड यूज टू राइट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड, वर्ड्स जो प्री डिफाइंड मीनिंग है जिनका, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जिनका स्पेशल मीनिंग कंपाइलर जानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा है हमारे पास, सी मेन फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, इंक्लूड प्रीपोसेसर डायरेक्टिव है और इंट कीवर्ड है, ठीक है। 32 कीवर्ड्स में से इंट एक कीवर्ड भी है और डाटा टाइप भी है। उसके बाद हाउ मैनी रिजर्व वर्ड्स, 32 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई हुज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी कहते हैं। कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम, कौन सा कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब कॉमा इस्तेमाल नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नाम में कौन सा कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डबल डाटा टाइप टेकन इन द मेमोरी, डबल बाइट जो है वो 8 बाइट मेमोरी में लेगा जो डबल टाइप का वेरिएबल होगा।
ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको हम स्किप कर रहे हैं। दिस इज़ अ पेपर, ये एक कंप्लीट पेपर है, इसको हल कर लेते हैं। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप सॉरी डेटाबेस। डेटाबेस की एग्जांपल कौन सी है? फ़ोन बुक भी डेटाबेस है, लाइब्रेरी कैटलॉग भी डेटाबेस है, स्टूडेंट रिकॉर्ड भी, ऑल ऑप्शन आएगा। एट्रीब्यूट्स इज आल्सो नोन एज, एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम एक ही चीज़ के नाम है। इसी तरह से रो, रिकॉर्ड और टुपल एक चीज़ के नाम है। टेबल, रिलेशन और फाइल एक चीज़ के नाम है, ठीक है। ये तीनों आपने बातें याद रखनी है, कोई भी आ सकता है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा, उसे हम ईआर मॉडल कहते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, जो पेपर वर्क होता है, अभी वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। उसके बाद हम देखें तो टू और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम बट सेम मीनिंग, नाम डिफरेंट हैं तो उसके सिनोनिम्स होंगे। उसके बाद एम एक्सेस जो है वो सेव्स अ डेटाबेस विद एक्सटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, .mdb होता है, देखें यहाँ पे इसने डॉज दिया हुआ है। MDB माइक्रोसॉफ्ट डाटा बेस, BD लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग, स्टूडेंट ने गलत लगाया हुआ है, आपका नन ऑप्शन आएगा। लेकिन आपने प्रोनाउंस करना है पहले। .mdb माइक्रोसॉफ्ट डाटा बेस है तो ठीक है, BD है तो गलत है। ओके, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड में जो आप चैप्टर नंबर 6 में एक टेबल बनाते हो, उसका फील्ड का जो टाइप है वो टेक्स्ट रखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 50 करेक्टर उसमें स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 255 कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कैपेसिटी 50 की होती है। उसके बाद बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक। दो तरह के MCQs होते हैं, आपने सी लैंग्वेज वाले करने हैं बिकॉज आपने विजुअल बेसिक नहीं पढ़ी हुई, और अगर आप विजुअल बेसिक वाले कर लेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी विजुअल बेसिक वाले करने पड़ेंगे। सो केयरफुल अबाउट दिस, ये मोस्टली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ID टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, ID में क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी, डिबगर भी, ऑल ऑप्शन आएगा। और ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद है जी कह रहा है नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस अरिथमेटिक है, माइनस अरिथमेटिक है, मॉडुलस अरिथमेटिक है, ये रिलेशन ऑपरेटर है, इसको आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करेक्टर। करेक्टर के लिए %C होता है, इंटीजर के %D और %I भी आ सकता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्लोट के लिए %F होता है, स्ट्रिंग के लिए %S होता है। सारों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा था करेक्टर का, दैट्स हमने C को टिक कर दिया। इंटीजर पूछे तो I और D हो सकता है। उसके बाद फ्लोट पूछे तो F हो सकता है, स्ट्रिंग पूछे तो S हो सकता है। इफ़ इनसाइड एन इफ़ के अंदर जो इफ़ होता है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, और लूप के अंदर अगर लूप होगा दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। सो वैलिड केस कौन सा है? स्विच केस की बात की जा रही है चैप्टर नंबर 11 की। केस कीवर्ड है, उसके बाद वैल्यू है और कॉलन साइन है। हर केस के बाद कॉलन साइन आता है, लेकिन इसमें रेंज वैल्यू नहीं आ सकती, ग्रेटर दैन लेस दैन। डबल कोड्स, सिंगल कोड में डबल करेक्टर नहीं आ सकता। फ्लोटिंग पॉइंट इसमें आते ही नहीं है, इसमें सिर्फ इंटीजर हो सकता है या करेक्टर। तो इंटीजर वाला हमने टिक कर दिया है, करेक्टर वाला रॉन्ग था बिकॉज वो 2 करेक्टर थे, सिंगल करेक्टर होना चाहिए विद इन सिंगल कोट्स। उसके बाद लूप स्ट्रक्चर ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। कौन सी लूप है जो कम अज़ कम एक दफ़ा चलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। कौन सी लूप जिसके कंडीशन बाद में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डू वाइल लूप। एटलीस्ट वंस से आ सकती है ये, या फिर बॉडी बाद में आती है, कंडीशन बाद में आती है, बॉडी पहले आती है। डू वाइल दो तरह से आ सकता है। विच इज़ द लूप स्टेटमेंट? इफ़, एल्स, स्विच, कोई भी लूप स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज 3 लूप्स हैं। ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स, 3 हैं आपने कहना है। और उसमें वाइल है, डू वाइल है और फॉर है, ठीक है। फॉर, वाइल एंड डू वाइल। उसके बाद है जी नेक्स्ट, प्रिंट इज़ अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है। STDIO हेडर फाइल का पार्ट है, ये भी आ सकता है। फाइल इज स्टोर्ड इन, चैप्टर नंबर 14 पे चला गया है ये, कि जब फाइल हैंडलिंग की बात होती है, फाइल बनती है वो हार्ड डिस्क के ऊपर बनती है, जबकि वेरिएबल मेमोरी में होता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। और फाइल के मॉड्स भी आपने याद करने हैं MCQs के तौर पे। और उसके बाद एक MCQs रह गया जो कि क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल अगर हम लेते हैं करेक्टर, मल्टीपल करेक्टर्स, तो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्लैश और ज़ीरो पे जाके वो एंड होता है। स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर /0 होता है। ये चैप्टर नंबर 14 का है, एक MCQ आना है, और मोस्ट प्रॉब्ली यही वाला आ जाएगा कि अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल लें तो वो नल करेक्टर पे ख़त्म होता है, स्लैश और ज़ीरो उसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नल करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन पाउज वो कह रहा हो गई है, क्या मसला आ रहा है?
So जी नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जी डायक ये हमारे पास जो है वो 16 नंबर पे ये विजुअल बेसिक का है, इसको आपने अटैम्प्ट नहीं करना, वैसे इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है। और लेट मी शेयर द स्क्रीन। चैप्टर 10 आ रहा है जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर 10 में फंक्शन यूज्ड फॉर इनपुट, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ड्रा के लिए एक पेन यूज़ कर रहा हूँ। फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कहाँ पे होते हैं? stdio हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद फंक्शन क्लियर स्क्रीन जो है वो कौन आयो हेडर फाइल का पार्ट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आई इंटीजर्स के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्लैग। फ्लैग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्पेस भी आ सकती है, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग परसेंट एस आएगा, परसेंट एस आएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे देयर इज़ अ स्क्रीन प्रॉब्लम आई थिंक, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो जी 5 नंबर पे हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन द printf फंक्शन। printf फंक्शन में कितने हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन वन printf फंक्शन। printf फंक्शन में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीगल एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिंग इन द कंट्रोल स्ट्रिंग। printf के डबल कोट्स को बोलते हैं। और कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है? escape सीक्वेंस भी आ सकता है, और उसके बाद ऑर्डिनरी कैरेक्टर टेक्स्ट भी आ सकता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकता है। कौन सा नहीं आ सकता? मतलब वेरिएबल कंट्रोल स्ट्रिंग से बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद विच करेक्टर सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ एन एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश से। और जनरल फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में एम पॉइंट एन परसेंट एफ, मतलब परसेंट से स्टार्ट होता है, और एम पॉइंट एन डॉट एफ हो सकता है। ये परसेंट साइन से स्टार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। आगे उसमें फील्ड विड्थ हो सकती है, और आगे उसका एफ जो है वो फ्लोटिंग करेक्टर्स के लिए है, ठीक है। दैट इज़ अ करेक्ट। स्केप सीक्वेंस फॉर बैक स्लैश। बैक स्लैश लगाना है तो आपको डबल बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ्लैग वाला ऊपर जो था यहाँ पे नेगेटिव है, और दिस इज़ अ फील्ड विड्थ है, और इसके लिए नेगेटिव अगर होगा तो वो लेफ़्ट जस्टिफाई करेगा, पॉजिटिव होगा तो वो राइट जस्टिफाई करेगा, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। जी राइट जस्टिफाइड, सॉरी लेफ़्ट जस्टिफाइड करेगा यहाँ पे। उसके बाद स्केयर करेक्ट जो फंक्शन है वो मैथ डॉट एच हेडर फाइल का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन गेट सी एच भी है, गेट सी एच ई भी है, स्कैन एफ भी है, और ऑल ऑप्शन आएगा। दीज आर द करेक्ट इनपुट फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेट आउटपुट फंक्शन कौन सा होता है? प्रिंट है, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं। एड्रेस ऑपरेटर कौन सा है? जो स्कैन एफ में इस्तेमाल होता है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद अ सिंबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट साइन से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गेट सी एच ई, इस हेडर फाइल का पार्ट है, कोनायो का पार्ट है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जी। एस्केप सीक्वेंस जो है वो है हमारा स्केप सीक्वेंस फॉर द बैक स्लैश, अगेन रिपीट हो गया डबल को। उसके बाद हमारे पास आ गया जी इक्वल परसेंट। यू जो है वो अनसाइंड शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आउटपुट प्रिंट ऑफ फंक्शन, ये क्या आउटपुट प्रिंट करेगा? परसेंट डी है तो करेक्टर्स को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, मतलब 65 उसका आस्की कोड प्रिंट कर देगा। इज फॉलोइंग पॉइंट टू, मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाने हैं, उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, और इसको फील्ड बिट भी बोलते हैं इस वाले ऑप्शन को।
और यहाँ पे आएगा ये राउंड ऑफ हो जाएगा और इसमें एक ऐड हो जाएगा, मतलब 5.56 आंसर आएगा। हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन द प्रिंटफ फंक्शन, मैनी वेरिएबल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच द फॉलोइंग इज यूज्ड परसेंट साइन डिस्प्ले द लेफ्ट जस्टिफाइड। लेफ्ट जस्टिफाइड के लिए मैंने बोला माइनस यूज़ करना पड़ता है। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश आता है आपको। नेक्स्ट आगे मूव करें। एस्केप सीक्वेंस यूज्ड बिगनिंग ऑफ न्यू लाइन पे आने के लिए बैक स्लैश एन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिगनिंग ऑफ एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बैक स्लैश से, दिस वन। उसके बाद एस्केप एम्परसेंट साइंस स्कैनर में यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। हाउ मैनी डिजिट्स are printed to the rights of the decimal point, रियल नंबर राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के 6 डिजिट प्रिंट होते हैं, मतलब इसकी प्रिसीजन है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में 6 डिजिट प्रिंट करता है। फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर बीप, बीप के लिए बैक स्लैश ए इस्तेमाल होता है। अलार्म के लिए स्पेसिफाइड फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट के परसेंट एफ इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेसिफाइड फॉर शॉर्ट और लॉन्ग इंटीजर की टाइप्स हैं, दैट्स वाई वहाँ पे भी डी इस्तेमाल होगा। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस फॉर कैरेज रिटर्न न्यू, उसी लाइन के स्टार्ट पे आने के लिए बैक स्लैश आर है। उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन ऑप्शनल क्या है, मतलब इसमें वेरिएबल्स ऑप्शनल हैं। डबल कोड अगर आप सिंपल लिख के मैसेज प्रिंट कर देते हैं तो वेरिएबल स्किप हो जाएंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पहला आएगा जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा। विच करेक्टर यूज फॉर द एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर स्कैन एफ की बात की जा रही है। एम्परसेंट साइन है। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द आउटपुट, परसेंट डी फॉर इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट, एस फॉर स्ट्रिंग, सी फॉर करेक्टर, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ टेस्ट बना हुआ है, इसको हम स्किप कर देते हैं और मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। चैप्टर नंबर 11 जी, चैप्टर नंबर 11 में